कृष्णा हेगड़े जी के पास जाऊंगी। कृष्णा जी, आपके नेता ने आज बहुत सस्पेंस बनाए रखा, दोपहर तक सस्पेंस बनाए रखा। लोग सोच रहे थे पता नहीं शपथ ग्रहण में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। संजय राउत जी का तो सारा हमला ही आपके नेता को लेकर हो रहा था। देखिए, संजय राउत जी क्या कहते हैं उनको हम सीरियसली नहीं लेते। हम संजय गुप्ता जी को और सीरियसली लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, आत्मचिंतन के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी की राय ये थी कि जो हमारे 57 विधायक जीत के आए उनमें से एक उप मुख्यमंत्री बने और एक जो मिनिस्ट्रियल जो बर्थ है वो कम नहीं पड़े और हमारे कार्यकर्ता और हमारे विधायक को मिले। इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना है, लेकिन जैसे पूरे पार्टी ने उनको ऑथराइजेशन दी थी कि आप भारतीय जनता पार्टी को यानी कि सम्मान्य प्रधानमंत्री और सम्मान्य गृह मंत्री जी को कहिए कि आपका मुख्यमंत्री आप दे दो, हमें कोई एतराज नहीं, हम पूरा सपोर्ट आपको देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसी तरह हमने एक हफ्ते पहले हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें एकनाथ शिंदे जी को पूरा अधिकार दिया कि वो हमारे पार्टी की तरफ से वो निर्णय ले, और वो हमारे मुख्य नेता भी है। और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि उनको नहीं बनना है, लेकिन सभी विधायक जो है वो उनके घर पे कल रात को गए और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पार्टी के ही अध्यक्ष नहीं, मुख्य नेता ही नहीं, लेकिन आप सरकार में भी आपको होना चाहिए। और आपको जैसे आपने पहले योजनाएं चलाएं, कई योजनाएं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए आपने योजना चलाए और अच्छा आपने काम किया, ये काम आगे भी बढ़ना चाहिए। और तीनों जो महायुति के घटक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र की जनता की थोड़ी सेवा में इनसाइड डिटेल्स दीजिए ना, क्यों इतना इंतजार कर रहे थे शिंदे साहब? शपथ ग्रहण में आज शामिल हुए, ये तस्वीरें अच्छी लग रही है, लेकिन आपके नेता इतना इंतजार, एक सस्पेंस क्यों बनाए रखा भाई? सब लोग जानना चाह रहे हैं। वो अच्छी थी तस्वीर जिसमें तीनों साथ बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, कल वो तस्वीर इतनी वायरल हुई। जी सुचित्रा जी, मुझे उनका ये मंशा था कि वहाँ हमारा एक विधायक उप मुख्यमंत्री बने। मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं मेरे जो पावर है उप मुख्यमंत्री का, मंत्री का, मैं मेरे विधायकों को देना चाहता हूं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी सीएम का पोस्ट नहीं चाहिए। लेकिन जब सब विधायकों ने उनको कहा कि एकनाथ शिंदे जी आपको ही बनना है, आपको ही कमान संभालना है, तो फिर वो राजी हो गए और वो उप मुख्यमंत्री जी का उन्होंने शपथ लिया है। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि उनका कोई विधायक बनना चाहिए। अब विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार प्रेम कुमार जी को भी लीजिए। भाई ये जो एक सस्पेंस, विवेक जी की आवाज नहीं आ रही, विवेक जी एक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई सस्पेंस खत्म हो गया, तीनों आज एक साथ मंच पर थे और मैं तो इसकी जो बड़ी पिक्चर है, लार्जर पिक्चर, उस पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। लार्जर पिक्चर क्या है? ये बहुत अच्छा संकेत विपक्ष के लिए नहीं है। जो महाराष्ट्र में हुआ है वो अपने एक है तो सेफ है, ऐसा लग रहा है कि ये गठबंधन के लिए भी चल रहा है। मैं एक बार जरा सुनवा देती हूँ, ये एक है तो सेफ है वाला नारा एक बार जरा सुन लीजिए, उसके बाद वापस आ रही हूँ। एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। तो विवेक जी, एक है तो सेफ है, ये वाला जो मंत्र है जो आज शपथ ग्रहण से मैं दिखा रही हूं तस्वीरें, ये गठबंधन के लिए भी है, ये एनडीए के लिए भी है। तो ये ऐसा लग रहा है बीजेपी ने अपने सारे साथियों को भी बता दिया, इसलिए एकनाथ शिंदे भी जब तक दोपहर होते होते वो भी साथ थे, शपथ ग्रहण कर लिए। ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है? नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। आप समझ लीजिए, अगर शिंदे साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की गई रोने धोने के बाद, और आगे भी मैं आपको बता दूं, अभी होम मिनिस्ट्री भी नहीं मिली है और अभी अमित शाह जी से मीटिंग बाकी है, तब शायद होम मिनिस्ट्री मिले, शायद वो भी ना मिले। तो इससे अगर कोई व्यक्ति, ठीक है सीटें कम आई है शिवसेना यूबीटी की, लेकिन अगर कोई ताकतवर होकर के निकला है तो वो आदित्य ठाकरे है, भविष्य का नेता। ये मैं आपको बता दूं। संजय पाठक जी से भी मैं संपर्क में था, पुराने मित्र हैं और रिपब्लिक में भी थे पहले, वो काफी काम कर रहे हैं इस वक्त संजय यूबीटी के, शिवसेना यूबीटी के साथ, और आदित्य ठाकरे की पर्सनल टीम में भी हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो शिवसेना शिंदे ग्रुप है उसके अंदर बहुत से कैंडिडेट जो लड़े वो बीजेपी के लीडर्स हैं और बहुत उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उसके अंदर।
और शिंदे बहुत ही वीक फुटिंग पे है इस वक्त और कॉम्प्रोमाइज किया और क्या फायदा मिला? 2 साल जो संजय राउत कह रहे हैं, हमारी वही लाइन है। 2 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने विश्वासघात किया, ठीक है, आप सक्सेसफुल रहे, बहुत सारे मेंबर एमएलए और एमपीज को आपने तोड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट आपने किया। अगर पार्टी में रह करके उद्धव ठाकरे से बार्गेन करते, बात करते, डिस्कस करते, मंत्री थे उनके साथ, तो शायद शिवसेना भी साथ होती और आज एक बड़े रूप में आते। तो कहीं ना कहीं ये विश्वासघात किया है शिंदे साहब ने, तो वो सीएम पद देते हैं। ये बात मैं अजीत पवार मतलब नहीं कहूंगा। चंद्रप्रकाश जी, नहीं विवेक जी एक मिनट, हाँ, जिस उद्धव ठाकरे जिन्होंने सीएम पद के लिए बीजेपी को छोड़ दिया, उस विचारधारा को भी छोड़ दिया जिसके साथ इतने सालों वो रहे, वो एकनाथ शिंदे को ऐसे ही दे देते सीएम पद। ये लगातार ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। हालांकि ये ठीक है, हारने के बाद खींच निकालने के लिए इस तरीके की बातें बोलना बहुत स्वाभाविक है। आपके पास ना तो विधायक बचे, ना आप महाराष्ट्र की राजनीति में ही बचे, और आज ये पूरी जो एनडीए कह लें या महायुति कह लें, इसकी जो एकता देखकर जो चिढ़ पैदा हो रही है वो भी एक तरह का है। देखिए, सोचने का इस समय शिवसेना या फिर जो भी ये शक्तियां, भाजपा विरोधी शक्तियां या हिंदुत्व की राजनीति के अगेंस्ट सामने जो खड़े हैं, हाँ, उनकी अगर हम बात करें तो उनकी वो जो शक्तियां, उनको इस समय सोचने का समय है कि उनकी रणनीति में गलती कहाँ हो रही है। वो आज उस जगह पे खड़े हैं जहां जनता उनको देखना नहीं चाहती है। इसमें इस बात का सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि शिंदे ठाकरे परिवार से लड़ रहे थे, अजीत पवार अपने चाचा से लड़ रहे थे, ये 2 परिवारों से लड़ रहे थे। दोनों पार्टियां जो है अपने जो एक परिवारवादी शक्तियां थी उनसे लड़ रहे थे। ठीक है, वो अंदर के ही थे, अंदर से ही वो लड़ रहे थे, और उसके बाद वो इस पर विजय पा रहे हैं। आज जो जिस तरीके की ये सत्ता बनी है, ये एक और जनादेश दे रही है कि अब भारत की जनता जाति और किसी परिवार की बपौती, ये जो दोनों तरह की राजनीति है कि ये वहाँ के क्षत्रप हैं, ये वहाँ की जातीय क्षत्रप हैं, इस तरह की राजनीति से आगे जा चुकी है। आज एक ऐसा व्यक्ति प्रधान मुख्यमंत्री बन रहा है जिसका कोई जातीय बेस नहीं है, 3-3.5% की जाति का आधार है उसका, लेकिन वो एक सर्वसम्मत, एक मजबूत मुख्यमंत्री बन के बना है। तो अगर वो मुख्यमंत्री इस तरीके का बना है तो इसका मतलब सभी हिंदू जातियों ने, सभी पूरे हिंदू समाज ने एकजुट होकर वोट दिया है। तो ये जो जातीय समीकरण बिठाना या उनके वो इनसे मिल लेते, उनसे मिल लेते, ये जो तिकड़मबाजी की कांग्रेस वाली परंपरा, गांधी परिवार की परंपरा की राजनीति, अब वो सब देश आगे बढ़ चुका है। इसको नहीं समझेंगे तो ये वहीं रहेंगे जहां आप पिछले 10 साल से पड़े हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना, ये बड़ा क्लियर है कि ये विकास की राजनीति है, क्योंकि अगर जाति को देखकर बनाया जाता तो शायद कोई और चेहरा होता। मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम आजाद मैदान की दिखा रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी नहीं है। ये एक बार ये भी दिखा रहा है कि लोकसभा की जीत के बाद, लोकसभा में के नतीजों के बाद बीजेपी को जो बार बार आप लोगों ने कहा कि नंबर नहीं आए, सरकार बैसाखी पर है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, और अब यहीं से निशाना दिल्ली और बिहार पर भी होगा। देखिए सुचारिता जी, आपका भी एक नजरिया है जो सामने आता है, लेकिन मैं गुरु प्रकाश जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इस जनादेश को अलग तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। मुझे तो आपका नजरिया जानना, उसके लिए तो आपको आमंत्रित किया। हाँ, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता का संदेश क्या है कि हमें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में दिखाया, और यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव के दौरान नांदेड़ उप चुनाव जो हुआ लोकसभा का, वहां भी विधानसभाओं में तो बीजेपी जीत रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता वोट कर रही है। ठीक है। तो संसदीय जो संविधान की लड़ाई, जो जातीय सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो जातीय जनगणना की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जा रही है, महाराष्ट्र की जनता उसके साथ खड़ी है। ये तो इस चुनाव के नतीजे भी चीख चीख कर बोल रहे हैं, जिसकी अनदेखी कर रहे हैं गुरु प्रकाश जी, वहां मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे इतर एक और बात जो बोलना जरूरी है कि जैसे एकनाथ शिंदे जी की नाराजगी वाला प्रकरण चला, चलिए वो मान गए, लेकिन ये कहना कि उनके सारे एमएलए उनके पास जो जा रहे थे, ये कहने नहीं जा रहे थे कि आपका जो फैसला होगा हम आपके साथ हैं, वो ये कहने जा रहे थे कि मान जाइए आप उप मुख्यमंत्री पद के लिए। यानी वो एक तरह से शिवसेना एकनाथ शिंदे को तोड़ा जा चुका है। वो उनके एमएलए भी अपने नेता के साथ नहीं है,
उनको क्या बीजेपी की बात को पहुंचा रहे हैं कि आप उप मुख्यमंत्री पद मान जाइए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। तो बीजेपी जिस रवायत में बढ़ती है, अपनी ही साथियों को तोड़ती है, वो परंपरा वहां शुरू हो चुकी है। जी नहीं सर, अगर प्रेम कुमार जी आपके हिसाब से अगर मैं इस वाली एनालॉजी पर जाऊं तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां पर कांग्रेस हरियाणा में हारी, वहां इधर हारी महाराष्ट्र में, तो वहां पर पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि हार के साथ तो कोई खड़ा नहीं होना चाहता है और हर कोई सत्ता में रहना चाहता है। तो सत्ता में रहने का लालच अगर ऐसा है तो फिर तो पार्टियां टूटने लग जाएंगी। हार गई पार्टी, टूट के विधायक चले जाएंगे दूसरी पार्टी में, कहेंगे हम तो सत्ता में रहना चाहते हैं इसलिए हम इसमें चले जाते हैं। तो ये वाला लॉजिक सर मुझे समझ नहीं आता। लेकिन आपने एक बात कही, आपने कहा कि बीजेपी को और मोदी को नकारा लोकसभा के बाद। सर मैं एक मिनट आपकी बात को मैं एक बार, कोई लॉजिक नहीं दिया। अच्छा आपने ऐसा लॉजिक ही नहीं दिया, ठीक है मैं वापस आ रही हूँ।